सबसे पहला क्लेम एक बड़ा जो उन्होंने करा और इसके अंदर अभिभाषण में लिखा है, मैं उसी को कोट करूंगा जी। हरियाणा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर ऑल 24 क्रॉप्स आर प्रोक्योर्ड एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी हरियाणा इस पूरे देश के अंदर इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर 24 की 24 जो एमएसपी पे लिस्टेड फसलें हैं उन सबको प्रोक्योर करा गया। मैं तो आपके माध्यम से इस हाउस से भी पूछना चाहूंगा कि भी मेरे को इतना बता दो भाई, खोपड़ा कितना प्रोक्योर करा गया, फिर कितने किसान है हरियाणा के अंदर जो खोपड़ा की खेती करते हैं? क्योंकि उस 24 की लिस्ट के अंदर जी खोपड़ा लिखा हुआ है एमएसपी पर। अब हरियाणा का कौन सा किसान, मेरे को आप ये बता दीजिए, जो खोपड़े की खेती करता है, और कब हमने प्रोक्योर करी, कोई ये बताने का काम कर दे। उसी प्रकार से इस एमएसपी की लिस्ट के अंदर रागी है, नाइजर सीड है, कुसुम है, जूट है। भाई ये सारी फसलें कहां उगाई जाती है प्रदेश में? कोई मेरे को इतना तो बताने का काम कर दे। जो फसल प्रदेश में उगाई नहीं जा रही, फिर आप कह रहे हो हमने प्रोक्योर भी सारी की सारी करी है। भाई कहां से करी, कैसे करी? कोई तमिलनाडु से खोपरे लेके आया, कोई बंगाल से जूट लेके आया, कोई बताए तो सही कहां का किसान किससे हमने प्रोक्योर करा? कोई गुजरात से लाया, कहां से लाया? दूसरा एक बड़ा क्लेम किया गया कि भी 1,25,000 करोड़ किसानों के खातों में, 12 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया और एमएसपी पर वो फसल खरीदी गई। इसको सरकार अपनी एक उपलब्धि गिनाने का काम कर रही है। अरे ये तो जो किसान की फसल पड़ी है, ये तो उसका मूल है। वो किसान यदि प्राइवेटली भी कहीं अगर बेचेगा तो कोई 50 रुपये ऊपर नीचे प्रति क्विंटल रेट में फर्क आ सकता है, लेकिन वो तो उसका मूल है। इसके अंदर सरकार की उपलब्धि क्या है? सरकार की उपलब्धि तब होती यदि सरकार इस एमएसपी के ऊपर कोई बोनस देने का काम करती। आज हम एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारे साथ लगते राज्य है, मध्य प्रदेश पास लगता है, राजस्थान बिल्कुल चिपकता प्रदेश है। इन सभी प्रदेशों के अंदर गेहूं की फसल के ऊपर केंद्रीय सरकार 150 रुपए का बोनस देने का काम करती है। पहले 125 दिया करती थी, उसके ऊपर 25 रुपए का और बोनस देने का काम करती है। उपलब्धि तब गिनाई जाए जब उसी प्रकार से हरियाणा सरकार या फिर केंद्रीय सरकार हरियाणा के साथ मिलकर के यहां पर भी फसल के ऊपर बोनस देने का काम करे, तब तो हम उसको उपलब्धि माने। अगर रेट टू रेट हम खरीद रहे तो सर उसके अंदर कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो किसान का धन है। और वो धन भी अगर उसको हाथों हाथ पेमेंट में ना मिले, अगर उसको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब उस किसान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस पर ब्याज बनता है। वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता, वही पैसा कहीं और लगाता, तो उसको फायदा था। सरकार एक बड़ी उपलब्धि गिनाती है अपनी एमएसपी की। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के आगे, इस विधानसभा के आगे ये बात रखनी चाहूंगा कि जहां एमएसपी की बात होती है, सरकार बार बार बताती रहती है कि भी हमने इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए। कभी ये भी तो देखे भी इस किसान का खर्चा कितना लग रहा है। आज जब हम एमएसपी की बात करते हैं, औषध पिछले 10 साल के अंदर जो औषध इंक्रीज है एमएसपी के अंदर, जो बढ़त है एमएसपी के अंदर, वो लगभग 16% है। ये तो आमदनी में बढ़त है 16% की लगभग। अब हम बात करते हैं जी खर्चे की। जहां हम खर्चे की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में डीएपी का जो रेट है वो 16% से तो बढ़ा है, उसके अलायदा 5 किलो प्रति डीएपी बैग के अंदर कटौती करी गई है। यानी लगभग डीएपी का जो रेट है 20% बढ़ा है। उसके अलावा नैनो, यूरिया और पता नहीं कितनी सारी चीजें अलग से किसान को खरीदनी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है जी उसका। उसी प्रकार से आप डीजल की बात करिए। जब डीजल की बात करते हैं तो 63 रुपए प्रति लीटर से बढ़ करके 88 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और जबकि विश्व के अंदर जो क्रूड ऑयल का रेट है वो कहीं पर बढ़ा नहीं है। क्रूड ऑयल का जो रेट है विश्व के स्तर पर वो घटता गया है, लेकिन भारत के अंदर डीजल का रेट बढ़ता गया है, और ये बढ़त लगभग 28% की बढ़त है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो हम नहीं कंसिडर करते वो आज है कि भाई धातु का रेट कितना ज्यादा बढ़ा है। पिछले 10 साल के अंदर धातु का रेट 3,700 प्रति क्विंटल से बढ़ करके लगभग 6,000 प्रति क्विंटल बढ़ चुका है। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे किसान के सारे औजार बनते हैं। अब उस रॉ मटेरियल के अंदर ही सीधी आपकी 38%, लगभग 38% की बढ़त है। और साथ 38% की तो ये बढ़त है, और पहले जीएसटी नहीं लगता था सर, आज इसके ऊपर सरकार ने जीएसटी भी लगाने का काम करा है। इसी प्रकार से आज सरकार जब बार बार बात करती है कि हमने कितना दिया है,
तो सरकार को संज्ञान में ये लेना बहुत जरूरी है कि किसान का खर्चा भी कितना लग रहा है। इसीलिए हम लगातार ये आवाज उठाने का काम करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशन आई थी C2+ मॉडल को इंप्लीमेंट करने की, वो इंप्लीमेंट करना स्पीकर सर आज के दिन बहुत जरूरी है इस प्रदेश के। वहीं साथ ही साथ एक बड़ा क्लेम और किया गया था फसल बीमा योजना का कि किस प्रकार से इसका किसानों को कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो मैं उसका भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत लाभ मिल रहा है जी किसानों का। भिवाड़ी और चरखी दादरी में इस योजना के तहत और किसानों को जो नुकसान हुआ था उसके तहत यह अनाउंस किया गया कि भी 281 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो कि जी बड़ी अच्छी बात है, किसानों को पूरा मुआवजा मिले, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से इन्होंने रिकमेंडेशन लेने का काम करा। अब स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी 1 अगस्त 2024 को डिफंक्ट हो गई थी, यानी एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। उसके बावजूद इस कमेटी ने 20 अगस्त 2024 को मीटिंग भी रखी और उसके बाद रिकमेंडेशन भी दी, और उस रिकमेंडेशन के तहत 280 करोड़ में से 200 करोड़ की कटत लगाई गई। सीधा सीधा जी किसान के साथ खिलवाड़ है। आप उसको बोल रहे हो कि हम आपको 280 करोड़ देंगे, और कोई इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो अपने मुनाफे के लिए काम करती है, वो इस कमेटी की मेंबर है और वो कह रही है कि हम पैसा नहीं देना चाहते, और हम मान गए इस बात को। ये कितनी गलत चीज है। ये सीधा सीधा धोखा अगर किसी के साथ है तो इस प्रदेश के किसान के साथ धोखा है। उसी प्रकार से कल एक बड़ी चर्चा आई, ये बात कही गई गवर्नर एड्रेस में भी, बहुत लोगों ने चर्चा करी जी हमने बागवानी के लिए बहुत कुछ करा है, बागवानी के माध्यम से किसानों को बहुत फायदा मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है, चलो इसके भी आंकड़ों पर आ जाते हैं। पिछले 5 साल में जहां बागवानी की बात करी जाती है तो लगभग इसके अंदर 350 करोड़ की कटत हुई है। लगभग 1100 करोड़ बागवानी का बजट होया करता था, जो 2020 के बाद से अब कटते 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 आज 680 करोड़ के आसपास आ गया। और इसका सीधा का सीधा जी कोरिलेशन है, सीधा कोरिलेशन जी इसका है इसके बाद आउटपुट से। जहां बागवानी के अंदर कटौती की गई उसकी वजह से आउटपुट के अंदर क्या फर्क आया, 2020 के अंदर आउटपुट होता था फ्रूट का 10 लाख 14 लाख मेट्रिक टन, और वो कटते कटते सीधा 7 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया। तो ये हमें साफ दिखता है जहां बागवानी के अंदर कटत करी गई उसकी वजह से बागवानी का जो आउटपुट है पूरे प्रदेश का वो भी घटता गया। तो ये किस बात से सरकार कह रही है भी हमने बागवानी को बढ़ाने का काम करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वहीं उसके साथ साथ मैं एक और उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से जहां पर रूल्स बनाए जाते हैं, जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती है, वहां पर भी किसानों को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। एक प्रॉन फार्मिंग आपको उदाहरण दूंगा। सिरसा जिले के अंदर 1800 हेक्टेयर में प्रॉन की फार्मिंग होती है, और जहां पर यह सरकार द्वारा खुद कहा गया भी यहां पर 400% ग्रोथ रेट का पोटेंशियल है, यानी ये बढ़ते बढ़ते 5000 हेक्टेयर तक इस खेती को हम बढ़ा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा पूरी प्रदेश में अगर कहीं पर भी इसकी प्रॉन की खेती होती है तो सिरसा जिले में होती है। फिर सरकार ने सोचा भी बढ़िया बात है, इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो हमने क्या करा, सरकार ने क्या करा, ये फैसला किया भी 105 करोड़ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अब ये रिसर्च प्रोजेक्ट कहां लगाया गया, ये लोहारू में लगाया गया। अब जी कहां सिरसा, कहां लोहारू, कहां 1800 हेक्टेयर की खेती होती है, कहां 250 हेक्टेयर 328 हेक्टेयर की खेती होती है, कितना फर्क है दोनों इलाकों में। भाई जहां के किसान को जरूरत है, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ है, वहां पर ये रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाया गया। इससे ना केवल किसान को नुकसान हुआ, सरकार को भी इसका नुकसान हो रहा है। और ये साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के अंदर आज तक केवल 3 मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने कभी क्षेत्रवाद नहीं कहा। सबसे पहले जननायक चौधरी देवीलाल, जिन्होंने हमेशा हर क्षेत्र को बराबरी का दर्जा देने का काम किया। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, जिन्होंने हमेशा हर क्षेत्र को बराबरी में रखने का काम करा, वो भी उसूलों के बड़े पक्के होया करते थे। उसी की तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कभी हरियाणा में क्षेत्रवाद को बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने सबको बराबर का हिस्सा देने का काम करा। इसीलिए कल गुड़गांव का जिक्र आया, कल मेरे बड़े भाई ने भी जिक्र करा कि जी गुड़गांव देखो हमने कितना अच्छा डेवलप कर दिया, वाह जी वाह। इस पे तो सबने मेज भी बड़ा थपथपाया। मैं कहूंगा जी ज्यादा जोर से ना थपथपाइए, आपके हाथ दुखेंगे।
क्योंकि गुड़गांव का असली आर्किटेक्ट यदि कोई है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विजन थी जिसकी वजह से गुड़गांव की डेवलपमेंट हुई। ये उनकी विजन थी जिसकी वजह से गुड़गांव आईटी सेंटर बना इस देश का। ये उनकी विजन थी जिसकी वजह से चीन से और देशों से, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी प्रमाणित आईटी कंपनीज आज उनके हेड ऑफिस कहां पर है और गुड़गांव में स्थित है। ये उनकी विजन थी कि साइबर हब बना। ये उनकी विजन थी कि गोल्फ कोर्स रोड इतनी ज्यादा डेवलप हुई। बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि तो मैं गिना सकता हूं गुड़गांव की बात में, वो ये था कि गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन बोलते हम आज भी उसको गुड़गांव ही है। हाँ, एक उपलब्धि और भी बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के साथ देना चाहूंगा। सेक्टर 43 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जी हम एक कॉलेज बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। बड़ी अच्छी बात है जी, एजुकेशन को प्रमोशन देनी चाहिए। फिर क्या बना उस कॉलेज का? जो जगह उस कॉलेज के लिए निर्धारित करी गई थी वहां आज गोदरेज मायरा करके बड़ा एक प्रोजेक्ट बन चुका है जो कि लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जहां पर एक फ्लैट 9-9, 10-10 करोड़ का बिक रहा है। ये आज हमारी हालात होगी। हम एजुकेशन की बात करते हैं, पुराणों को संभालना दूर की बात, नए बनाना दूर की बात, जो बनने चाहिए थे, जिनका बजट आ गया था, जिनकी जमीन अलॉट हो गई थी, उस पे भी अब हम प्राइवेट बिल्डरों को फ्लैट बनाने की जमीन देने का काम कर रहे हैं। ये आज हमारे प्रदेश की दुर्दशा हो चुकी है। वहीं साथ ही साथ एक बड़ी बात लगातार कही गई कि जी हमने 1,75,000 नौकरियां दी हैं, 1,75,000 नौकरी दी है, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना पर्ची। ये हम लगातार सुनते रहे। सर मेरे को 2 मिनट का और दीजिएगा, मैं रैप अप कर दूंगा 2 मिनट में। मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये जो बार बार 1,75,000 नौकरियां गिनाई जाती है, क्या ये पुरानी वैकेंसीज को भरा गया है या फिर कोई नई जॉब क्रिएशन करी है? क्योंकि यदि पुरानी वैकेंसीज भरी गई है तो इसके अंदर स्टेट को कोई फायदा नहीं है, कहीं पर भी अनएम्प्लॉयमेंट घटी नहीं है। इसकी वजह से स्टेटस को मेंटेन हो गया। और स्टेटस को क्या है? स्टेटस को आज के दिन ये है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 34.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये मेरे डेटा नहीं है जी, मैं सीधा का सीधा CMI और CEDA को कोट करने का काम कर रहा हूं। ये सीधा सीधा सरकारी एजेंसीज है जो आज कहती हैं कि भाई हरियाणा आज के दिन पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे राजस्थान है, जिसमें सिर्फ 27%, सीधा सीधा 7% का फर्क। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है झारखंड, 17%, सीधा सीधा 17% का फर्क। और 4 और 5 की बात ना कीजिएगा जी, क्योंकि वो 10% से कम के अनएम्प्लॉयमेंट में आ चुके हैं। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से आज हरियाणा सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सीरियस नहीं है। सर सिर्फ 1 मिनट और, बस मैं अब रैप अप करूं। और मैं तो आखिर में सर एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा अब लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ही बात से, एक छोटे से किस्से से इसको रैप अप करना चाहूंगा। एक बार एक राजा था और माननीय सदस्यगण, मैं इस सिटिंग का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाता हूं। और उस राजा के एक बार जो उसका राज्य है उसके ऊपर एक बड़ी सेना ने हमला कर दिया। तो राजा जो है वो घबरा गया कि भाई क्या करूं। उसने अपने मंत्रियों को बोला एक काम करो, एक बड़ा वीर योद्धा ढूंढ के लाने का काम करो। तो भाई मंत्री गए, ढूंढने लगे, तो उनको एक आदमी मिला, एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वहां से वो कह रहा था भाई मैं 1 मार दूंगा, 10 मार दूंगा, 100 मार दूंगा, 1000 मार दूंगा। इनको लगा बड़ा वीर योद्धा हमें मिल गया। तो ये ले जाकर इन्होंने बोला कि भाई तू चल और राजा के पास चल, हम तेरे को आगे पेश करेंगे। राजा के आगे पेश कर दिया। वीर योद्धा वहां बोलने लग गया। राजा ने पूछा भी क्या कर सकते हो? तो बोला 1 मार दूंगा, 10 मार दूंगा, 1000 मार दूंगा, लाख मार दूंगा। उन्होंने सोचा बड़ा वीर योद्धा है, भाई बनाओ इसको सेनापति और इसको बोलिए कि आगे लड़ाई लड़े। जब सेना आई तो उसके आगे उस वीर योद्धा को खड़ा कर दिया और सामने से सेना आने लगी और वीर योद्धा बोलने लगा भाई मैं 1 मार दूंगा, 10 मार दूंगा, 1000 मार दूंगा, करोड़ मार दूंगा। तो भाई सेना भी अचंभित रही। अब मंत्री बोलने लगे भी आगे सेना सारा हो गया, अब तू लड़। तो वो कहने लगा भाई साहब मैं तो बातें मार सकता हूं, आदमी नहीं मार सकता। तो इन्हें तो बातें मारने का काम करा है, काम नहीं करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।